मुश्किल नहीं है। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी की पहली क्लास है। ओके सर, माई फिजिक्स एंड मैथ इज वेरी वीक। देखो जो भी पार्ट वीक है, जो भी पार्ट आपका वीक, आप बोल रहे हो कि आपका फिजिक्स पार्ट और मैथ पार्ट वीक है, तो वो आपको स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, वो पार्ट आपको ही स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। देखो और तो कोई बनाने आएगा नहीं। आपके बारे में भी बताइए सर। कोई बात नहीं, बैच कभी भी लिया हो, देखो तुम सबसे पहले तो लेके बैच घबरा जाते हो, ये ऐसा मत करो भाई। बैच लेके घबराना नहीं है। देखो मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूं, आपको जो लाइफ टाइम काम आएंगी, जो हर टाइम आपको काम आएंगी वो बातें। आपको सिर्फ दो चीजें फॉलो करनी है, और ये किसी भी चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं, एनीथिंग, आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर लो। मैं सिर्फ दो बातें आपको बता रहा हूं, आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर लो। एक तो मैं बात जो बताने जा रहा हूं आपको, सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, है ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कंसिस्टेंसी, एक चीज तो ये है। और दूसरा चीज क्या है? पेशेंस। दूसरा चीज क्या है? पेशेंस। आप इन दोनों चीजों को कहीं भी फिट कर सकते हो। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें हैं, आप कहीं भी इन चीजों को फिट कर सकते हो। और आपकी चीजों, आप कंसिस्टेंट हो किसी भी चीज में, आप पेशेंस रखे हुए हो, सब कुछ बढ़िया होगा। और दूसरी बात ये, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा मैथ वीक है, मेरा मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा केमिस्ट्री वीक है, तो अगर आपका ये प्लान है, आपको आईआईटीज में जाना है ना, आईआईटीज में तो जाना है, सभी का ड्रीम आईआईटीज में जाना है। तो अगर आईआईटीज में जाना है, आपका ड्रीम है आईआईटी में जाने का, तो भाई ये पार्ट आपको स्ट्रोंग बनाने पड़ेंगे, और डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैथ जो है वो हम लोगों ने क्लास 12th के बाद मैथ छोड़ दिया तो अब लाइफ में मैथ कभी आएगा ही नहीं। मैथ का इनकाउंटर होगा, बहुत बार इनकाउंटर होगा, आमना सामना बहुत बार होगा मैथ के साथ। फिजिक्स फिजिक्स तो हम 11th 12th में पढ़े हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो स्टूडेंट पास कोर्स के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास पास कोर्स होता है। बीएससी पास कोर्स मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। फिजिक्स तो नहीं, सॉरी, जिसके पास जूलॉजी होता है, बोटनी होता है एंड केमिस्ट्री होता है। बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जिनके पास ये तीन सब्जेक्ट होते हैं, वो स्टूडेंट पास कोर्स के होते हैं, और उनको बेनिफिट मिलता है कि उनके पास केमिस्ट्री होता है। अगर वो अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो उनके पास केमिस्ट्री होता है, और उनको थोड़ा सा विटेज मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका ड्रीम है आईआईटीज में जाने का, तो आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाई चांस आपने छोड़ दी वो चीजें, हाँ, अगर बाई चांस आप मैथ को थोड़ा सा वीक ले रहे हो, मान के चल रहे हो वीक है, या फिर आप फिजिक्स को वीक मान के चल रहे हो कि हमारा वीक है, तो हमें स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। मैथ आगे भी आएगा, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मैथ आएगा। इसलिए अभी से अगर आपका वीक भी है ना, तो स्ट्रोंग बनाओ। जो आपकी कमजोरी है, मेक देम स्ट्रेंथ। अब जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ बना ले गया, आप अगर पुराने स्टूडेंट्स के, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू देखे होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट मैथ के सवाल नहीं करते हैं, वो बायोटेक और केमिस्ट्री के दम पे अच्छा रैंक लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप वही डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, आपकी जो वीकनेस है जिसको आप मैथ बोल रहे हो, अगर उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना ले लोगे, तो वो आपके बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कोई बात नहीं, जो भी था बीएससी बायोटेक स्टूडेंट सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर आईआईएससी के लिए भी मैथ जरूरी है। देखो ये बैच है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बैच में जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर लो, डेफिनेटली कर लो। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन कर लो। टाइम पास के लिए बैच ज्वाइन नहीं किया जाता है, बैच ज्वाइन इसलिए किया जाता है ताकि हम उसका कुछ बेनिफिट उठाएं। और ये जो बैच रहने वाला है आईआईटी जैम के लिए, ये आपकी बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपरेशन करवाने वाला है। बहुत सारी चीज, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, है ना, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, इसके लिए
मास्टर्स के लिए, मास्टर्स के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी की प्रिपरेशन इस बैच के एक बैच से हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट क्यों नहीं कर पा रही हो अच्छे से, क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखो एक प्रॉब्लम आई है, आपके पास एक प्रॉब्लम आई है। अब मैं ये जो चीज लिख रहा हूं ये रैंडमली लिख रहा हूं, मैं ये हर चीज के लिए लिख रहा हूं। आपकी एक है प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर पा रहे हैं चाहे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम है, बुक और मटेरियल पे मैं आऊंगा। मैं जस्ट एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं। मान के चलो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज। आपको रूट कॉज पता करना है। अगर आपकी बायोटेक्नोलॉजी नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, आपको रूट कॉज पता करना है और डेफिनेटली पता करना है। अगर आप रूट कॉज पता नहीं करोगे तो वो बायोटेक्नोलॉजी आपकी हो नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले रूट कॉज पे जाओ और उसके बाद करो। अब मैं अगर मान के चलूं, मैं बताऊं आपको कि भाई कुछ पार्ट ऐसे थे जो मैंने अपने सीनियर सेकेंडरी के टाइम पे भी छोड़ दिए थे, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी छोड़ दिए थे, और मान के चलो मास्टर्स के टाइम पे भी छोड़ दिया। और ये वाला जो पार्ट है, मान के चलो मैं कुछ भी एक्स वाई जेड लाइफ साइंस का पार्ट में, या बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट, या बायोलॉजी का पार्ट, या जूलॉजी का पार्ट, मैं बता रहा हूं कि ये मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद कभी ना कभी तो मुझे करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसको मैंने छोड़ा क्यों था। यही सेम आपको लगेगा अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ कोई चीज पढ़ रहे हो जो आपको कभी नहीं आई, और आप पूरा उसमें फोकस्ड होके अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको सारी चीज पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि मैंने इसको ग्रेजुएशन में क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, 2-4-5 मिनट का टाइम रख के, उसके बाद फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। और क्लास की कुछ बातें मैं बता दे रहा हूं भाई, कुछ कायदे कानून रूल रेगुलेशन नियम भी लगते हैं। बेसिक से सब बेसिक से ही क्लियर होगा, सब बेसिक से ही क्लियर होगा, बेसिक से ही शुरू करेंगे और सब बेसिक से ही ऊपर की तरफ जाएंगे। कुछ बातें मैं बता दे रहा हूं भाई आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताई है कि आप जो है कंसिस्टेंट आपको रहना है, पेशेंस रखना है, कोई बैकलॉग नहीं लगाना है। बैकलॉग कब लगेगा, जब या तो हम बैच में बहुत लेट इनरोल होते हैं, दूसरी बात हम क्लासेज टाइम पे नहीं कर रहे हैं, या क्लासेज छोड़ रहे हैं, उस केस में बैकलॉग लग जाएगा। और कंसिस्टेंसी आपका काम है, कंसिस्टेंसी बना के रखना ये आपका काम है। ठीक है, हम लोग चीजें करेंगे यहां पे और डिस्कस करेंगे सारी बातें। अगर किसी को कहीं भी कुछ डाउट होता है तो बताना, लेकिन आपका जो सबसे मेजर जो आपका दायित्व बनता है वो ये बनता है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको रिपीट करूंगा, लेकिन आपका दायित्व यह बनता है कि भाई आप जो भी चीजें चल रही है उसको बहुत ध्यान से सुने, है ना। तो ये एक टाइम है हमारे पास, ड्रीम्स लेके आए हैं बहुत सारे हम लोग, सारे स्टूडेंट्स के ड्रीम है, किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को आईआईएससी में जाना है, किसी को आइजर में जाना है, सभी के ड्रीम्स हैं। और ड्रीम्स जो है, ड्रीम्स के लिए सेक्रीफाइस लगते हैं, और सेक्रीफाइस आपका रहने वाला है, सेक्रीफाइस हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी आपको देनी पड़ेगी। सर मेरा 3 चैप्टर बैकलॉग लग गया, 3 चैप्टर लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, बहुत टाइम है 3। आप लोग सबसे बड़ी बात तो टेंशन बड़ी करते हो, बिना फालतू का सरदर्द क्यों पालते हो आप चलते रहो। कहीं प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, आप अपने टीचर से कंसल्ट करते रहो, उनसे पूछते रहो चीजें।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब चीजों की टेंशन छोड़ो, अगर किसी के बैकलॉग लगे हुए हैं, बाई चांस किसी के बैकलॉग्स लगे हुए हैं, तो एक नई शुरुआत करो आज से ही। नया चैप्टर शुरू है ना, बिल्कुल न्यू चैप्टर शुरू है, नया पार्ट है, नई यूनिट है, और उस यूनिट का एक चैप्टर है, तो एक नई शुरुआत करो ना। वो जो बैकलॉग लग गया उसको साइड में रख दो, और उस बैकलॉग को हम लोग डील करेंगे। कब डील करेंगे? बैकलॉग से हम लोग डील करेंगे जब हमारा वीकेंड्स आएगा, उस टाइम डील करेंगे। सर फर्स्ट ईयर, हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर सर, क्या मैं समझ पाऊंगा? सर भाई क्यों नहीं समझ पाओगे? भगवान ने बुद्धि दे के भेजा है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति है, पावर है। और एक चीज और मैं ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग जो बुक्स बुक्स कर रहे हो बहुत देर से, एक चीज मैं और भी ऐड कर दे रहा हूं कि आपको अगर प्रिपरेशन में एड ऑन करना है, चीजें एड ऑन करनी है आपको, तो आपको एनसीईआरटी बुक एटलीस्ट आपके पास में रखनी पड़ेगी। टेकिंग ड्रॉप फॉर आईआईटी जैम इज गुड फॉर और नॉट, देखो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप जो है ड्रॉप का फायदा आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप एक साल वेस्ट कर रहे हो या आपका जीवन का एक साल प्रिपरेशन में दे रहे हो, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको यह सोचना पड़ेगा हर हाल में कि मुझे इस बार आईआईटी जैम में जाना ही जाना है, तो आप डेफिनेटली आप ले सकते हो ड्रॉप। तबीयत खराब हो गई थी इसलिए बैकलॉग लग गए, कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत क्या करो, देखो टेंशन मत करो, मस्त मजे से क्लास चलती रहेगी, ठीक है। गर्मी बहुत है, ये भी बात सही है। विच एनसीईआरटी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? विच एनसीईआरटी? एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास 12th, ये एनसीईआरटी पढ़नी है हमें। क्लास 11th क्लास 12th की एनसीईआरटी सभी बच्चे के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 11th भी पढ़ के आ चुके हो, क्लास 12th, तो क्लास 12th 11th की आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। और ये जो पार्ट चल रहा है, अगर आपको बुक से पढ़ना है ना, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे, ये आपका एक बेस तैयार करेगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, और बाकी इंफॉर्मेशन एड ऑन हम लोग करेंगे यहां से। तो जो भी पार्ट यहां से करवाया जा रहा है, आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी की बुक से एक बार वो डेफिनेटली रीड करना चाहिए, ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए। बाकी बुक्स की तो डिस्कस हम करते रहेंगे कि ये पर्टिकुलर आप बुक पढ़ो और ये पर्टिकुलर बुक आप मत पढ़ो। यूजुअली बुक्स जो है आप कोई भी फॉलो कर सकते हो ना, बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, मेरी तरफ से आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये बुक मत पढ़ो या पर्टिकुलर आप यही बुक पढ़ो, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मेरा इतना है कि अगर आप लोग नोट्स भी सही से बनाओगे, तो आपको बुक जो है वो बहुत ध्यान से या बहुत गहराइयों में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, जब आप लोग क्लास 11th 12th में होते हो, तब आप एक स्टेज में होते हो, और वो स्टेज होती है मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी के बीच में। और अब आप जिस स्टेज पे, वो थोड़ा सी मैच्योरिटी की स्टेज है ना, वो हल्की सी मैच्योरिटी की स्टेज है, तो थोड़ा सा मैच्योर बिहेव किया करो, है ना। अभी कुछ एक सवाल आया था किसी का, वो चला गया, इसीलिए मैंने ये बात बोली आपको। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, बहुत बढ़िया, टेक ड्रॉप फॉर जैम 2025, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको लेनिंजर बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है बायोकेमिस्ट्री से, तो आप एक ग्रेजुएशन करने के बाद आप एक लेनिंजर की बुक पढ़ लो, वो आपके लिए भगवान। थोड़ा सा मजाक देखो मजाक वाली बातें ये हैं, कौन है रितिका, देखो मजाक वाली बातें ये हैं कि जो हमारा ऑडियंस है आप हैं, और क्या कौन से बच्चे हैं जो मास्टर्स में है, क्योंकि सीएसआईआर की भी प्रिपरेशन होती है ना, तो उन बच्चों का क्या है कि उनकी टेंडेंसी ये होती है कि भाई मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज हो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, फर्स्ट क्लास में जितना वेस्ट होना हो जाए, लेकिन उसके बाद टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, और 6 महीने में 5 महीने में वो सिलेबस करवाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बहुत ज्यादा वो आदत लग गई है आईआईटी जैम के बैच में, ठीक है। मजाक चलता रहेगा, हंसी मजाक सब चलता रहेगा, बस आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना पीसीएम प्रिपरेशन के लिए।
मेरे स्टूडेंट्स को क्या करना है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस लेके तैयारी नहीं करनी है। आपका मन कर रहा है पढ़ने का, आप पढ़ो। आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मत पढ़ो। क्लास में आपको बोरियत लग रही है, इसमें मेरी गलती है। ठीक है, क्लास में बोरियत लग रही है, इसमें मेरी गलती है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि बोरियत हो रही है तो मेरे को बता देना। ठीक है, फोटो में तो बहुत डिफरेंट लुक है उस। अब मैं जवान हो गया हूं थोड़ा सा, है ना। अब थोड़ा सा जवान हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया, थोड़ा सा जवान हो गया, इसलिए फोटो में डिफरेंट लुक है। पहले मेरी एज ज्यादा थी, अब मेरी एज कम हो गई है। देखो, मेरे से जो पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं क्लास में कितना टाइम यूटिलाइज करता हूं बातें करने में या वेस्ट करने में। टाइम, टाइम इज मनी। ठीक है, टाइम मनी है। अगर हम बीच बीच में चलती रहेंगी चीजें, नोक झोंक चलती रहेंगी, ठीक है, किसी का मजाक बनेगा, किसी का कुछ होगा, किसी पे कुछ टोंट आएगा, वो सब चीजें चलती रहेंगी, उनको साइड में रख के अब बस आप चीजें करते रहना। कोई भी किसी भी तरह का टेंशन फ्री रह के पूरी क्लास लेनी है। सर आप पीसीएम का बता रहे थे, पीसीएम का मैं क्यों बताऊंगा, पीसीएम का मैं क्यों बताऊंगा। पीसीएम का ये है, देखो पीसीएम की मैं बात बता रहा हूं। पीसीएम का जब भी शुरू होगा आप लोगों को तैयारी करनी है, चीजें करनी है। कितना चिंता करते हो पीसीएम। अरे जब वो आएगा तब का तब देखा जाएगा ना, अभी प्रेजेंट पे फोकस करो ना। प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हो। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, उसके पीछे हम प्रेजेंट को खराब क्यों कर रहे हो। अंकित, ओके, ठीक है। अच्छा मुझे एक बार ये बता दो, यूट्यूब पे क्लासेस कौन कौन देखता है। यूट्यूब पे जो आपकी फैकल्टी है बायोटेक्नोलॉजी की, वहां पे क्लासेज कौन कौन स्टूडेंट देखता है। बस मेरा ये क्वेश्चन है, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आज एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। हम लोग पाइनियल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ओके सर, बैच से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाएगा। अरे भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ ये करना है, आपको इतना ही करना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते चले जाओ बस। सिलेबस होगा नहीं होगा कितना नहीं होगा, उस बारे में उस चीज को साइड में रख दो। कितना होगा कितना नहीं होगा, ये पार्ट करवाया ये नहीं करवाया, उसको साइड में रख दो। आपका जो काम है वो ये काम है कि जो क्लास में करवाया जा रहा है वो चीजें आप करते चले जाओ, दैट्स इट। बस इतना करना है। और आईआईटी जैम के यूट्यूब पे जो भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आए, वो सारी की सारी करनी है, जो कि डेडिकेटेड है यूट्यूब पे आईआईटी जैम के लिए। सारी प्रिपरेशन आपको करनी है। अब क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जिसको हिंदी बहुत कम समझ में आती है। इज देयर एनी स्टूडेंट। थर्ड ईयर में जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री ले या बॉटनी। अच्छा ये भी स्कोप है। ओके सुनो मेरी बात, ठीक है। तो ये आरंभ है और इस आरंभ को कैसा रखना है, प्रचंड रखना है। और प्रचंड कब तक रखना है इस आरंभ को, लास्ट तक प्रचंड रखना है ना। लास्ट तक प्रचंड रखना है। देखो कंसिस्टेंसी ये होती है, दिस इज कंसिस्टेंसी, और ये जो है ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये यूजलेस है, ये है कंसिस्टेंसी। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम से है। ओके ओके ओके, हिंदी समझ में आ जाती है ना, बस मैं इतना पूछा हूं, हिंदी समझ में आती है ना बस किसी को। अच्छा इंग्लिश कम आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट कर दीजिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और ये जो पार्ट है हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सुनो ध्यान से, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग बॉडी में जो है मेनली दो तरह के सिस्टम पढ़ते हैं, एक तो एक्सोक्राइन सिस्टम, दूसरा क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। वन इज एक्सोक्राइन, हम लोग ग्लैंड की बात करते हैं यूजुअली, ठीक है। हमारे पास है ग्लैंड्स, एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जैसे मान के चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जिनके पास पाइप सिस्टम होता है ना, जो क्या करते हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देन हाउ यू रिप्लाइड हियर? If you are not understanding, then how you reply in the comment box? ये देखो, ये जो है आईआईटी हर्षिता, आईआईटी जैम कौन दे रहा है इस बार? तो यहाँ सारे लूडो खेलने आए हैं क्या? सब आईआईटी जैम ही तो देने के लिए आए हैं क्या? लूडो खेलेंगे सारे बैठ के, सांप सीढ़ी लूडो। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं ऐसे ग्लैंड जिनके पास क्या होता है, डक्ट होते हैं। ये ग्लैंड क्या होते हैं, जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ग्लैंड है, जस्ट मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्लैंड है, इसको मैं शो कर दे रहा हूं कि दिस वन इज ए ग्लैंड, और ये ग्लैंड है, और ये अपनी सिक्रीशंस, ओके, ये अपनी सिक्रीशंस जो है वो इस डक्ट के थ्रू पास करता है। इसके पास एक डक्ट है, और ये ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन किसके थ्रू पास कर रहा है? किसी पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू इसकी सिक्रीशन हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट होते हैं, डक्ट क्या होते हैं, जैसे मान के चलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरी करते हैं चीजों को, दैट इज डक्ट। तो एक पर्टिकुलर ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू करता है, एक ग्लैंड तो ऐसा हो गया, एक ग्लैंड तो ऐसा हो गया, और दूसरा ग्लैंड क्या है, हमने बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड कौन से हैं? ये फिर से मैं बना दे रहा हूं भाई, एक मैंने ये बना दिया, हमारे पास ये पर्टिकुलर ग्लैंड है, और ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो है वो कहां रिलीज कर रहा है? ये अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज कर रहा है, ठीक है, मींस ब्लड में अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहा है। So this is a gland and it is secreting, or it is secreting its particular hormone or its secretion inside the blood, ठीक है, ये हो गया इसका सिक्रीशन। और ये जो ग्लैंड होता है, ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रीशन ब्लड में करता है, ब्लड में फिर ये जाएगा टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू। ये कहां तक जाएगा? टारगेट टिश्यू तक चला जाएगा, है ना, ये चला गया टारगेट टिश्यू तक, और टारगेट टिश्यू पे जाके ये अपना एक्शन शो करेगा, ये टारगेट टिश्यू पे जाके ये अपना एक्शन शो करेगा। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, ब्लड स्ट्रीम में ये ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन इसने रिलीज किया, और ये जो सिक्रीशन है ये ब्लड के थ्रू जाएगा टारगेट टिश्यू के ऊपर जाके अपना एक्शन शो करेगा। तो ये वाला जो ग्लैंड है जिसके पास डक्ट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हो गया मेरे पास कि एक ये जो ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये वाला ग्लैंड जिसके पास ये डक्ट था इसको क्या कहेंगे? दिस वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बता दो, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बता दो। अगर मैं इसको एक सिंपल 2 वर्ड में लिखूं, 1 वर्ड में लिखूं, तो मेरे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए क्या टर्म होगी, क्या स्टेटमेंट होगी? इनको यूजुअली हम लोग बोल सकते हैं डक्ट ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं इनको? हम लोग डक्ट ग्लैंड बोल सकते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड्स। तो दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड एंड दीज आर द डक्ट ग्लैंड। किनके पास डक्ट होता है? तो अगर ऐसे ग्लैंड की अगर मैं बात करूं कि ऐसा ग्लैंड जिसके पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो पाइप के थ्रू अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहा है, ऐसे ग्लैंड का एग्जांपल में क्या होगा? देखो, सबसे बेहतरीन एक एग्जांपल आता है पेनक्रियाज एंड लीवर। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आता है क्या? पेनक्रियाज एंड लीवर।
लीवर एंड पेनक्रियाज, ये दो ग्लैंड हो गए। अब पेनक्रियाज की अगर बात करें तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन शो कर रहा है, लेकिन मैंने इस यहां पे एग्जाम्पल में क्यों रखा है इसको, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पेनक्रियाज एंड लीवर जो है ये दोनों अपना सिक्रीशंस रिलीज करते हैं थ्रू एक कॉमन डक्ट विच इज नोन एज हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, क्या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। तो इसके बारे में हम लोग जो आगे और ज्यादा बातें जो है वो डिस्कस कब करेंगे, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट के बारे में, कि एक ऐसा डक्ट जिसमें लीवर का सिक्रीशन और पेनक्रियाज दोनों का सिक्रीशन जो है वो डोडेनम में आता है, दैट इज हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। अब यहां एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। आप लोगों ने स्वेट ग्लैंड भी बताया, टीयर ग्लैंड भी बताया, तो स्वेट ग्लैंड जो है दैट इज ऑल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड, मेन तो हमें ये पढ़ने एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, मेन तो हमें एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ने हैं, या एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम। तो इनका जो सिक्रीशन होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो यूजुअली क्या होता है, मोस्टली हॉर्मोन्स होते हैं। इनका जो सिक्रीशन होता है, इनका सिक्रीशन जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली हार्मोन। ठीक है, ये होगा इसके बारे में स्टेटमेंट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्मोन्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने कैसे कैसे हॉर्मोन्स होते हैं। इसके बाद यहां ये हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, ये दो चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की है। अब हमारी बॉडी में कुछ केमिकल हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ना। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन चीजें हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, यहां पे लिख रहा हूं हमारी बॉडी में जो केमिकल्स आते हैं, जिन केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल्स विच इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन। और उन केमिकल्स का नाम क्या है, जैसे सबसे पहले तो हम बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर, क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, दे आर द केमिकल कोऑर्डिनेटर्स, दे आर द केमिकल कोऑर्डिनेटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और क्या हो गए हमारे पास, और हमारे पास हो गए क्या भाई, हॉर्मोन्स हो गए। क्या हो गए हमारे पास, हॉर्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, पैराक्राइन फैक्टर्स हो गए, ऑटोक्राइन फैक्टर्स हो गए, या फिर कोऑर्डिनेशन थ्रू पैराक्राइन सिग्नलिन, ऑटोक्राइन सिग्नलिन, और ये यहां पे क्या होगा, साइटोकाइंस। तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, उसके बाद न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। देखो यहां डिफरेंस आता है दोनों चीजों में, हमारे पास है एंडोक्राइन हॉर्मोन्स और हमारे पास है न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, जिसमें दो एग्जांपल आते हैं। एक तो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या आता है, एडीएच। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि कौन से केमिकल्स जो है जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है हमारी बॉडी में एज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से केमिकल्स का यूज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, हॉर्मोन्स का और एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स में कौन कौन आएगा भाई, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, अरे भैया एल्डोस्टिरोन हार्मोन नहीं होता, एडीएच होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हो गया मेरे पास ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन फैक्टर। और क्या हो गया मेरे पास, पैराक्राइन फैक्टर, पैराक्राइन फैक्टर्स। इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं अभी, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन फैक्टर्स क्या होता है।
अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर दे। और हमारे पास क्या हो गई, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस, तो साइटोकाइंस का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है कब, इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में हम लोग साइटोकाइंस के बारे में देखेंगे जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। पैराक्राइन फैक्टर क्या होते हैं और ऑटोक्राइन फैक्टर क्या होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन। तो हम लोग जो हॉर्मोन्स पढ़ने वाले हैं उनमें मैक्सिमम हॉर्मोन्स एंडोक्राइन हॉर्मोन्स होने वाले हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स को फर्दर ये मान के चलो, ये हॉर्मोन्स जो है इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो एंडोक्राइन हार्मोन, दूसरा न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन। तो ये दोनों जो है वो हॉर्मोन्स की कैटेगरी में ही आएंगे। ऑटोक्राइन फैक्टर, मान के चलो कि मेरे पास एक सेल है ना, मेरे पास एक सेल है, ये है, मैं जस्ट सेल की फॉर्म में शो कर रहा हूं कि भाई मेरे पास एक सेल है, इस सेल ने कुछ पर्टिकुलर सीक्रीशंस रिलीज किए, ठीक है, इस सेल का कुछ भी पर्टिकुलर सीक्रीशन था और वो सीक्रीशन ये है, और वो सीक्रीशन जो है वो आके इसी सेल के ऊपर बाइंड कर रहा है, क्योंकि इस सेल के पास उस सीक्रीशन के लिए क्या है, रिसेप्टर है। ये इसी के ऊपर आके बाइंड किया और हमें क्या देखने को मिला, रेस्पॉन्स। क्या देखने को मिला, रेस्पॉन्स। तो इसको मैं बोलूंगा, ये जो सिक्रीशन था इसको मैं बोलूंगा ऑटोक्राइन फैक्टर। क्या मैं इसको बोलूंगा कि ये जो है ये एक ऑटोक्राइन फैक्टर है, और ये जो रेस्पॉन्स है इसको हमें क्या बोलूंगा, ऑटोक्राइन रेस्पॉन्स। या तो मैं इसको ऑटोक्राइन रेस्पॉन्स बोलूंगा, या मैं इसको ऑटोक्राइन सिग्नलिन भी बोल सकता हूं। ऑटोक्राइन सिग्नलिन एंड ऑटोक्राइन रेस्पॉन्स। तो ये जो रेस्पॉन्स था, दैट रेस्पॉन्स इज ऑटोक्राइन रेस्पॉन्स। ऑटोक्राइन मतलब, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, कि ये इस पर्टिकुलर सेल से ही इसका सिक्रीशन हुआ, उसी के ऊपर जाके बाइंड किया, वहीं पे जाके रेस्पॉन्स आया, मींस ऑटोक्राइन रेस्पॉन्स। पैराक्राइन, पैरा जहां पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा, अदर। पैरा का मतलब क्या होता है, अदर। पैरा का मतलब क्या होता है, अदर। देखो बायोलॉजी में बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको टर्म से ही समझ में आ जाएंगे। जैसे कि जब हम लोग आगे बात करेंगे, स्पीशिएशन की बात करेंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी स्पीशिएशन पढ़ते हैं बताओ जरा, एलोपैट्रिक, सिंपैट्रिक, पैरापैट्रिक। तो ये नाम ही हमें बता देते हैं कि इसका मतलब होता क्या है एक्चुअल में। मैं वापस टॉपिक पे आता हूं कि एक मेरे पास सेल है और इसने कुछ एक सिक्रीशन रिलीज किया, ये इसका सिक्रीशन है। ये मेरे पास है सेल ए, ये इसका जो सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन जो है वो गया, वो किसी दूसरी सेल के पास जाके बाइंड किया, जिसका मैं नाम दे रहा हूं सेल बी। बी सेल के पास ए सेल का सिक्रीटरी प्रोडक्ट या सिक्रीशन जाके बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद जो रेस्पॉन्स आएगा वो आएगा बी सेल से। यहां से हमें देखने को क्या मिलेगा, यहां से हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये जो रेस्पॉन्स आया कि भाई ए सेल थी और उसके बिल्कुल विसिनिटी में ही, उसकी विसिनिटी, उसके नजदीक में ही एक दूसरी सेल थी, उस दूसरी सेल के पास उस सिक्रीशन के लिए रिसेप्टर था, और वो रिसेप्टर के साथ वो सिक्रीशन जाके बाइंड किया, और जो बी सेल थी जो बिल्कुल विसिनिटी में प्रेजेंट थी, जो बिल्कुल नजदीक में प्रेजेंट थी, उसने क्या दिया, रेस्पॉन्स दिया। ये जो फैक्टर है, ये जो सिक्रीशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन फैक्टर। पैराक्राइन फैक्टर, इसको हम लोग पैराक्राइन फैक्टर बोलेंगे। और ये रेस्पॉन्स है, पैराक्राइन रेस्पॉन्स बोल सकते हो, पैराक्राइन सिग्नलिन भी बोल सकते हो। तो इस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। देखो ये जो टर्म है ना, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन, ये अभी जस्ट आगे आने वाली है, ये अभी जस्ट आगे आने वाली है, कि ये जो हमारा रेस्पॉन्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूरो एंडोक्राइन रेस्पॉन्स, ये अभी आगे आएगा। तो अगर आपके पास, आपको बोले कोई कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में जो मेनली, जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको मोस्टली स्टडी किया जाता है, वो कौन कौन से, तो हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी की,
ठीक है, पिट्यूटरी हो गया हमारे पास, पाइनियल ग्लैंड हो गया हमारे पास, हाइपोथैलेमस हो गया हमारे पास, थायराइड हो गया हमारे पास, थायराइड एंड पैराथायराइड हो गया, है ना, ये हो गया पैराथायराइड। अब पेनक्रियाज के बारे में बात करें तो पेनक्रियाज एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का ही ग्लैंड है, और 6 नंबर इसका हो गया। अब जो हमारे पास गोनेड्स हैं, गोनेड्स, मेल गोनेड्स, फीमेल गोनेड्स, मेल गोनेड्स हो गए टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स हो गए ओवरीज। फीमेल गोनेड्स क्या हो गए? ओवरीज हो गए। तो ये जो गोनेड्स हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं गोनेड्स। अब हम लोग गोनेड्स में ओवरी एंड टेस्टिस दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 7th एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मोस्टली स्टडी किए जाते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। सर ये केमिकल्स किस में यूज किए जाते हैं? ये केमिकल्स कोऑर्डिनेशन में यूज किए जाते हैं। बॉडी में जो अलग अलग कोऑर्डिनेशन होता है, उस अलग अलग कोऑर्डिनेशन के लिए ये हॉर्मोन्स या फिर इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। चलो अब मैं बात करता हूं पिट्यूटरी के बारे में, है ना, पिट्यूटरी। अब मैं हाइपोथैलेमस को इसके साथ में ही डिस्कस कर दूंगा, पिट्यूटरी के साथ में। तो पिट्यूटरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पिट्यूटरी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी जो है, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। पिट्यूटरी जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, मान के चलो कि ये मैं ब्रेन का पार्ट शो कर रहा हूं, और हमारे पास प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर रीजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। इस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है एपिथैलेमस। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है ये, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको कहा जाता है एपिथैलेमस। इसको, इसके बाद यहां से मैं इस तरह से एक रीजन शो करूंगा ऐसे, ठीक है, ये जस्ट मैंने रैंडम शो कर दिया ऐसे ही, ये जस्ट मैंने एक रैंडम सा स्ट्रक्चर शो कर दिया है, और मैं जस्ट लोकेशन बताने के लिए आपको ये मैंने शो किया है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी, ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारा ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहा जाता है? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस के जो नीचे वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इसको क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी। क्या कहा जाता है इसको? पिट्यूटरी कहा जाता है। हमें बात करनी है इस पिट्यूटरी के बारे में, है ना, हमें इस पिट्यूटरी के बारे में बात करनी है। तो चलो देखो, ये हमारे पास एक ब्रेन, ये पर्टिकुलर जो है फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेरिब्रम। यहां पे एपिथैलेमस, यहां पे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी कहा जाता है। इस तरह से क्यों कर दिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी को हम लोग कह सकते हैं हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो 0.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, ये एक पिंकिश ऑर्गन होता है, पिंकिश एक स्ट्रक्चर होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना इसका डायमीटर होता है। और वेट की बात करें तो 0.5 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम जो है वो इसका क्या होता है? वेट होता है। स्फीनोइड नाम है भाई उसका, स्फीनोइड बोन।
ये क्या है इसका, ये इसका वेट है, और ये कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी प्रेजेंट इनसाइड ए कैविटी, एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या होता है, सेला टर्सिका, ठीक है, इसका नाम क्या है, कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। कैविटी इज नोन एज सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, which is formed by sphenoid bone, which is formed by sphenoid bone। तो स्कल के अंदर एक स्फीनोइड बोन होती है, और यह स्फीनोइड बोन एक कैविटी बनाती है, जिस कैविटी का नाम क्या होता है, सेला टर्सिका, और इस कैविटी में प्रेजेंट होता है ये पिट्यूटरी। देखो यहां से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किया है कि ये एक पर्टिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो बुक अलग अलग, बुक टू बुक वेरी करता है, बुक टू बुक वेरी करता है, ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है। अब ठीक है, मैंने एक रेंज लगा दी यहां पे, तो रेंज लगा दी, तो रेंज लगाने से ठीक हो जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना से इतना, किसी का छोटा साइज किसी का बड़ा साइज हो सकता है, हम लोग एक फिक्स चीज नहीं लेके चलते। जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम एक फिक्स वैल्यू लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन फिजियोलॉजी वेरी करती है। तो हाँ वैशाली, पिट्यूटरी का डायमीटर 1.3 जो है वो फिक्स नहीं होता, मैं इसको 1 से लेके 1.5 लिख सकता हूं, ठीक है, ये चलो अब ठीक है, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर ये लिख दिया, ये सबसे बेस्ट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर, दिस इज द बेस्ट वैल्यू। अब जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, यूजुअली जो हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, और उन दोनों पार्ट्स का नाम क्या क्या है, चलो, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को हम लोग हाइपोफाइसिस बोलते हैं, है ना। अब इनमें से एक होती है हमारे पास एंटेरियर पिट्यूटरी, एक क्या होती है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। क्या, वन इज एंटेरियर, ऐसे नहीं, हम लोग पिट्यूटरी जो है उसके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं यहां लिखूंगा पिट्यूटरी, ये जो पिट्यूटरी है हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं एंटेरियर और दूसरे को क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर। एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी या एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी या पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और इसको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओल्ड टर्म थी, एक ओल्ड टर्म भी यूज की जाती थी। अरे भैया यार मेरे को पढ़ाने दो, बीच वाला पार्ट आएगा, जब आएगा मैं उसको मेंशन करूंगा। वेट, पेशेंस नहीं है, धैर्य नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। इंतजार किया करो, धैर्य रखा करो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्स डिस्टेलिस, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स नर्वोसा, ये इनके और भी नाम है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स नर्वोसा। तो ये जो हो गए हमारे पास पिट्यूटरी के नाम। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं,
पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी वो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ हाइपोफाइजियल स्टाक। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है आपको, ये इसको बोला जाता है हाइपोफाइजियल स्टाक। काफी बुक में लिखा होगा, काफी बुक में ये भी लिखा होगा, काफी बुक में ये भी लिखा होगा इसको क्या, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल स्टाक। दूसरा नाम क्या है इसका, हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल स्टाक, ये इसका दूसरा नाम है। तो हम लोग इसको हाइपोफाइजियल स्टाक भी बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल स्टाक भी बोल सकते हैं। गॉट इट। चलो, तो ये दो पार्ट हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। चलो अब बात करते हैं, मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूं एंटीरियर पिट्यूटरी को। सबसे पहले हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से पर्टिकुलर हॉर्मोन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी में अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो सेल्स हैं किस बेसिस पे डिफाइन है, बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजी। दो चीज, एक तो मोर्फोलॉजी कैसी है सेल्स की, और दूसरी सेल्स की स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। दो चीजों के बेसिस पे 5 तरह की सेल्स पाई जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में। सो बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजी, so based on the morphology and staining properties and staining properties, 5 types of cells। ठीक है, कहां पर 5 types of cell कहां पर पाई जाएंगी, 5 types of cells, 5 तरह की सेल्स जो है वो पाई जाते हैं पिट्यूटरी में। तो बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टी, 5 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब उन सेल्स का नाम क्या क्या है, जरा नाम लिखो, नाम नाम बताना शुरू करो। पिट्यूटरी में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सेल्स का नाम। नंबर 1, सोमैटोट्रोप, सोमैटोट्रोप्स। ठीक है, सोमैटोट्रोप्स ये भी लिखा हो सकता है, या फिर किसी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी तरह से लिखा हुआ हो सकता है। सोमैटोट्रोफ ऐसे भी और ऐसे भी सोमैटोट्रोफ। तो हमारे पास हो गया सोमैटोट्रोफ। सेकंड पे हमारे पास क्या है, लेक्टोट्रोफ। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या है, थायरोट्रोफ। तो आप चाहे पीएच लिखो या आप चाहे पीएस लिखो, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। सोमैटोट्रोप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सोमैटोट्रोप्स को आप ऐसे भी, सोमैटोट्रोप, लेक्टोट्रोप, थायरोट्रोप। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ गया क्या, गोनेडोट्रोप। एक और बच गया, एक नाम और, यस यस, किसने बताया, अनामिका ने, कोर्टिकोट्रोफ। तो 5वें टाइप की जो हमारे पास सेल्स होते हैं उसका नाम क्या है, कोर्टिकोट्रोफ। तो हम ट्रोफ लिखें या ट्रोप लिखें एक ही बात है। ये दोनों के दोनों सेल्स जो है ये कैसी हैं, एसिडोफिल्स। ठीक है, मींस इनका ने ये कैसे स्टेन होती है, दे स्टेन्ड विद एसिडिक डाई। और इनका नेचर कैसा है, दे आर बेसोफिल्स।
दे आर बेसोफिल्स मीन्स दे स्टैंड विद बेसिक डाई। आप ब्लड की बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स के बारे में वहां पर मत जाना। बेसोफिल्स का मतलब होता है वो सेल्स दैट स्टेन्ड विद द बेसिक डाई। ये बेसिक डाई से स्टेन होती है, ये एसिडिक डाई से स्टेन होती है। तो हमारे पास इनके सिक्रीशंस क्या क्या आते हैं कि भाई ये जो सोमेटिक, ये जो सेल्स प्रेजेंट है यहां पे पिट्यूटरी में, उनके सिक्रीशंस क्या क्या है। लैक्टोट्रोप से क्या आता है, लैक्टोट्रोप से क्या आएगा, मैं पर्टिकुलर लैक्टोट्रोप की बात कर रहा हूं। तो हमें लैक्टोट्रोप से कौन सा पर्टिकुलर सिक्रीशन देखने को मिलेगा, नेम दैट पर्टिकुलर सिक्रीशन। यहां से क्या देखने को मिलेगा हमें, प्रोलैक्टिन। क्या देखने को मिलेगा, प्रोलैक्टिन देखने को मिलेगा। प्रोलैक्टिन, ये यहां से हमें प्रोलैक्टिन देखने को मिलेगा। थायरोट्रोप से हमें क्या देखने को मिलेगा, थायरोट्रोप से हमें देखने को मिलेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोप से हमें क्या देखने को मिलेगा, गोनेडोट्रोप से हमें देखने को मिलेगा एफएसएच एंड एलएच। गोनेडोट्रोप से यही देखने को मिलेगा या कुछ और देखने को मिलेगा, एफएसएच एंड एलएच। कोर्टिकोट्रोप से हमें क्या देखने को मिलेगा, कोर्टिकोट्रोप से हमें देखने को मिलेगा क्या, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, एसीटीएच। अब बात आ गई हमारे पास सोमेटोट्रोप की। सोमेटोट्रोप से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से हमें मिलता है ग्रोथ हार्मोन। यहां से हमें क्या मिलता है, जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन। कुछ और भी देखने को मिलता है यहां से, क्या हमें सोमेटोट्रोप से कुछ और भी देखने को मिलता है क्या। सोमेटोट्रोप से हमें एक चीज और देखने को मिलती है जिसका नाम है सोमेटोस्टैटिन। क्या है, सोमेटोस्टैटिन। दिस वन इज सोमेटोस्टैटिन। और सोमेटोस्टैटिन जो है उसका नेचर कैसा होता है, इनहिबिटरी इन नेचर। इनहिबिटरी इन नेचर। मैंने स्पेसिफिकली इसके बारे में बात की है कि भाई ये वाला जो है सोमेटोस्टैटिन, इसका नेचर कैसा है, इनहिबिटरी नेचर का है। अब ये किसका इनहिबिशन करेगा, ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन चल रहा है उसको इनहिबिट कर देगा। तो हमारे पास 5 तरह की सेल्स हैं और 6 तरह के सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं। कहां से, पिट्यूटरी की 5 तरह की सेल्स से 6 तरह के सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं। अब ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी है दैट इज डायरेक्ट अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल देगा तभी ये अपने पर्टिकुलर हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी, है ना। सो द एंटेरियर पिट्यूटरी, so the anterior pituitary is direct under the regulation of hypothalamus। अगर आपको ये स्टेटमेंट मुश्किल लगती है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, द सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल्ड बाय, सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाँ, 7 तरह के हॉर्मोन्स आ गए। 7वां हॉर्मोन्स जो है जिसको हम लोगों ने ये एफएसएच और एलएच, ये 2 अलग अलग हो गए, ठीक है। तो 5 तरह की सेल्स, 5 सेल्स एंड 7 सिक्रीशन एंड 7 सिक्रीशंस, या फिर आप लिखो 7 हॉर्मोन्स। 5 सेल्स एंड 7 हॉर्मोन्स, 5 सेल्स या फिर 7 सिक्रीशन, ठीक है। चलो, तो पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से ऐसा क्या आएगा जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं, हाइपोथैलेमस
बहुत बड़ा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। अब मैं यहां पे इसके नीचे लिखूंगा पिट्यूटरी के कौन से हॉर्मोन्स होंगे, या पिट्यूटरी के कौन से पार्ट के ऊपर जाके पर्टिकुलर वो हॉर्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से आए हैं। एक बार जरा ध्यान से सुनो और अच्छा अच्छा बनाओ। ये है मेरे पास पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स का नाम लिख दो, सेल्स का नाम लिख दो कि यहां है हमारे पास सोमेटोट्रोफ, थायरोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ, कोर्टिकोट्रोफ, और एक और बच गया भाई, एक और बच गया, उसका नाम क्या है, लेक्टोट्रोफ। क्या नाम है, लेक्टोट्रोफ। तो सोमेटोट्रोफ को की अगर हम लोग बात करें तो सोमेटोट्रोफ के लिए हाइपोथैलेमस दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। उसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये जाके क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा, और यहां से क्या आएगा, देखो हो गया ना सब गड़बड़। मैं स्पेसिफिकली ये एरो यहां पे शो कर रहा हूं। तो सोमेटोट्रोफ इसके रेस्पॉन्स में रिलीज क्या करेंगी, ग्रोथ हार्मोन। दूसरी स्टोरी क्या है हमारे पास हाइपोथैलेमस में, ये है मेरे पास थायरोट्रोफ। मैंने यहां पे इसका जस्ट पहला लेटर लिख दिया, सोमेटोट्रोफ, लेक्टोट्रोफ, थायरोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ, कोर्टिकोट्रोफ, इनका मैंने पहला लेटर लिखा है। तो आप अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ लेना कि मैंने ये क्या लिखा है। हाइपोथैलेमस से आएगा क्या, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, ये जाके एक्ट करेगा थायरोट्रोफ के ऊपर, और थायरोट्रोफ इसके रेस्पॉन्स में क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके थायराइड के ऊपर एक्ट करेगा, ये जाके किसके ऊपर एक्ट करेगा, थायराइड के ऊपर एक्ट करेगा, और थायराइड इसके रेस्पॉन्स में क्या रिलीज करेगा, या तो T3 और T4, T3 एंड T4 रिलीज करेगा इसके रेस्पॉन्स में। चलो आगे, गोनेडोट्रोफ। अब इसके लिए हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, यहां से आएगा हमारे पास, क्या आएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, यहां से क्या आएगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जाएगा गोनेडोट्रोप के पास। गोनेडोट्रोप इसके रेस्पॉन्स में क्या रिलीज करेंगी, FSH एंड LH। FSH एंड LH जो है वो जाके किसके ऊपर एक्ट करेगा, गोनेड्स के ऊपर, गोनेड्स। चलो नेक्स्ट, कोर्टिकोट्रोफ। यहां से कौन सा हार्मोन आएगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके कोर्टिकोट्रोफ के ऊपर एक्ट करेगा। कोर्टिकोट्रोफ इसके रेस्पॉन्स में क्या रिलीज करेगा, एडेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या एडेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दोनों ही ठीक है। ये जाके कहां पे एक्ट करेगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये कहां पे जाके एक्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन, ये बताओ जरा ये कहां पे जाके एक्ट करेगा, तब तक मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। यहां से आएगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करके रखता है, ये इसको इनहिबिट करके रखता है। इसका यूजुअल फंक्शन क्या है, इसका यूजुअल फंक्शन ये है लेक्टोट्रोफ का, कि ये प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। और कब रिलीज करेगा, जब हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आएगा। आप इसको प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कंप्लीट लिखोगे, या PRH या PIH ऐसे लिखोगे, ठीक है। PR का मतलब है प्रोलैक्टिन, यहां पे PR का मैं मीन मतलब शो कर रहा हूं प्रोलैक्टिन। तो
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के रेस्पॉन्स में हमें ये देखने को मिलेगा प्रोलैक्टिन, और ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये एक्ट करेगा जाके एड्रेनल कोर्टेक्स से। एड्रेनल कोर्टेक्स, यही छोटी छोटी बात है, एड्रेनल ग्लैंड नहीं बोलेंगे, एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड में तो दो तरह के ग्लैंड होते हैं, है ना, एक तो एड्रेनल कोर्टेक्स एक अलग पार्ट है, एड्रेनल मेडुला एक अलग पार्ट है। मेडुला जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना सिक्रीशन खुद से करता है, उसको हाइपोथैलेमस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन जाके मेमरी ग्लैंड्स में जाएगा, इसका जो एक्शन होगा वो कहां पे होगा, मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर इसका हमें एक्शन शो देखने को मिलेगा मेमरी ग्लैंड पे। और मेमरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन के रेस्पॉन्स में क्या करती है, मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन करती है, कहां पर, मिल्क लोब्यूल्स में। प्रोलैक्टिन विल एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड और इट विल एक्ट ऑन द मिल्क लोब्यूल्स वेयर द मिल्क प्रोडक्शन अकर, यहां पे मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा प्रोलैक्टिन की प्रेजेंस में। और प्रोलैक्टिन जो है डोमिनेंटली या प्रीडोमिनेंटली या मोस्टली इनहिबिटरी हार्मोन के रेस्पॉन्स में होता है। सो मेजरली या मोस्टली जो है लैक्टोट्रोफ हैं, दे आर अंडर द इनहिबिटरी कंट्रोल, क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन की कब जरूरत है, आफ्टर पार्ट्यूरेशन, है ना, पार्ट्यूरेशन के बाद मिल्क प्रोडक्शन की जरूरत है। तो जब तक पार्ट्यूरेशन नहीं होता है तब तक मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइपोथैलेमस इस लैक्टोट्रोफ को रोक के रखता है कि भाई प्रोलैक्टिन का अभी सिक्रीशन की जरूरत नहीं है, अभी बेबी नहीं हुआ है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्ट इसको कंट्रोल करके रखता है, किसको, पिट्यूटरी को। तो हमारे पास पिट्यूटरी के जो भी हॉर्मोन्स आए हैं ना यहां पे, ऑल द हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी आर पेप्टाइड इन नेचर। पिट्यूटरी के जितने भी हॉर्मोन्स आए हैं उनका नेचर कैसा है, ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है मैं इसको बाद में सेट कर दूंगा बाकी चीजें। पिट्यूटरी से जो भी हॉर्मोन्स आए, चलो देखो पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स, मैं एंटेरियर पिट्यूटरी के बारे में ही बात कर रहा हूं, पोस्टीरियर तक मैं पहुंचा भी नहीं हूं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एंटेरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। चलो मैं एक आपसे एक बात पूछ लेता हूं, मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, यहां तक के पार्ट में अगर किसी को कुछ डाउट आया है तो मुझे बता दो, कुछ समझ में नहीं आया यहां तक के पार्ट में तो मुझे बता दो। और मोस्टली ऐसा हुआ होगा कि अगर आपने बाई चांस एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ा होगा तभी ऐसा हो सकता है, ये कुछ रेयर केसेस हैं जिन स्टूडेंट्स ने एंडोक्राइन सिस्टम ना पढ़ा हो तब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, लेकिन ये हमें आने चाहिए। ओके, ये हमें आने चाहिए। एड्रेनल कोर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ओके। क्या तुम लोग बिजी हो, नोट्स बनाने में बिजी हो गए तुम लोग, पहली क्लास में झटके लेने लगे, नींद लेने लगे। सर कौन हाइपोथैलेमस सी, ओके नो डाउट सर। प्लीज एक्सप्लेन प्रोलैक्टिन अगेंस्ट, प्लीज एक्सप्लेन प्रोलैक्टिन अगेंस्ट दैट। ओके, मैं तुम्हारी रग पकड़ गया हूं अब। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा भी लिखा हो सकता है,
या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, PHRH, ऐसा भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है? प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन। So most of the time lactotroph are under the negative influence of prolactin inhibitory hormone। सिंपल सा मतलब ये है, ज्यादातर टाइम पे लैक्टोट्रोफ जो है वो इनहिबिटरी एक्शन में रहता है। मींस कि पिट्यूटरी से मैक्सिमम टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसकी वजह से ये इसको इनहिबिट करके रखता है, क्योंकि इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब पार्ट्यूरेशन होगा, बेबी का बर्थ होगा। भाई मिल्क का प्रोडक्शन की तो तभी जरूरत है। तो जब जब पार्ट्यूरेशन होगा, बेबी का बर्थ होगा, उस टाइम पे पिट्यूटरी जो है अपना एक्शन को स्विच कर लेगी और उस टाइम पे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। और ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन करवाएगा लैक्टोट्रोप से। ये लैक्टोट्रोप है, लैक्टोट्रोप से प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन कब करवाएगा? जब पार्ट्यूरेशन होगा। जब पार्ट्यूरेशन होगा। प्रतिका पटेल, इज प्रोलैक्टिन रिलीज्ड इन मेल्स? ये सुविधा केवल फीमेल्स के लिए उपलब्ध है, मेल्स में ये प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता है। अगर मेल्स में प्रोलैक्टिन रिलीज हो गया है तो बेबी को फीडिंग मेल भी करवा देगा, है ना। एंटेरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के बारे, हाँ, प्रोलैक्टिन जीएनआरएच की तरह प्रोलैक्टिन जीएनआरएच की सिक्रीशन भी रोकता है क्या? हाउ नो हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन ब्लड? अपना ब्लड का सैंपल लो, लेबोरेटरी में जाओ, बस बोलो बताओ मेरे ब्लड में ऑक्सीटोसिन है कि नहीं, बताओ। बताओ मेरे ब्लड में एस्ट्रोजन है कि नहीं, प्रोजेस्टेरोन है कि नहीं, है तो कितना है, कितनी रेंज में है, करवा लो। डायरेक्ट अलाइजा होगा, सीधा अलाइजा करो। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे वो करो सीधा, सब पता चलेगा। हाँ, एंटेरियर पिट्यूटरी की कुछ बातें कर रहे थे हम लोग कि एंटेरियर पिट्यूटरी में से हमने देखा क्या? एक FSH, हमने देखा क्या? एक LH था, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था जो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। भाई इन हार्मोन्स में क्या कुछ सिमिलैरिटी है? एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, जिसका नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। लेकिन ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी का नहीं है। अब मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं वो बात ये है कि इन दोनों हार्मोन्स, ये जो जितने भी मैंने हार्मोन्स बताए हैं, FSH, LH, TSH एंड HGH, यहां पर एक अल्फा चेन होगी, यहां पर एक अल्फा चेन होगी, यहां पर एक अल्फा चेन होगी, यहां पर एक अल्फा चेन होगी। गॉट इट? क्या होगा यहां पे? इन सभी के अंदर अल्फा चेन्स जो है एक प्रेजेंट होगी, और दूसरी एक और चेन होगी जिसका नाम क्या होगा? बीटा चेन। क्या नाम होगा? बीटा चेन। तो ये इसकी बीटा चेन, ये इसकी बीटा चेन, और ये हो गई इसकी बीटा चेन, और ये जो है ये इसकी बीटा चेन। आप अगर ध्यान से देखो, जो मैंने ये बात जो लिखी है, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स जो है ये क्या है? ऑल दीज आर हेटेरोडायमर्स। हेटेरोडायमर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इन सभी हॉर्मोन्स के अंदर दो चेन्स होंगी, दोनों अलग अलग चेन्स होंगी। चेन्स का नाम होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अल्फा जो चेन है, अल्फा चेन, वो क्या है? सिमिलर है सभी के अंदर। अल्फा चेन जो है इन सभी के अंदर सिमिलर। डिफरेंस किस में है? बीटा चेन में। डिफरेंस किस में है? बीटा चेन में। एक जरूरी और सूचना है, प्रोलैक्टिन मेमोट्रोपिक न्यूट्रो
विच हार्मोन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ पीआरएच? तुम खेल लो, एक काम करो, तुम खेल लो, मैं रहने देता हूं, मैं तुम लोगों से सीख लेता हूं। लोल, व्हाट काइंड क्वेश्चन, ऑल ऑल यू आस्किंग? ठीक है भैया, चलने दो। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो है अगर इस तरह से जुड़ के एक चेन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स लेस देन 100 है, हम उसको बोलेंगे पेप्टाइड। अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ग्रेटर देन 100 है, हम उसको बोलेंगे प्रोटीन। हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। तो मोस्ट ऑफ दीज हॉर्मोन्स आर द पेप्टाइड हॉर्मोन। ठीक है, ज्यादातर हॉर्मोन्स जो है पिट्यूटरी के, वो पेप्टाइड हॉर्मोन है। या ये सारे क्या है? ये हिट्रोडायमर्स है। अल्फा चेन और बीटा चेन इनमें होती है। अल्फा चेन इन सभी की सिमिलर है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और, तो हमारे पास बचता है ACTH, हमारे पास बचता है ग्रोथ हार्मोन। तो इन हार्मोन का नेचर कैसा है? इन हार्मोन का नेचर कैसा है? यहां पे एक सिंगल पेप्टाइड होती है। क्या इन दोनों के अंदर क्या होती है? सिंगल पेप्टाइड, सिंगल चेन। मैं यहां पे सिंगल चेन लिख रहा हूं, आप कंसिडर कर लेना कि यहां पे सिंगल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है। देखो एक बात ध्यान से सुनो, चाहे 100 से कम हो चाहे 100 से ज्यादा हो, मैं इसको पॉलीपेप्टाइड बोल सकता हूं। मैं इसको पॉलीपेप्टाइड बोल सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर मेंशन करना हो पेप्टाइड और प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए मुझे होना चाहिए, मैं इन सभी को, चाहे ये पेप्टाइड हो चाहे ये प्रोटीन हो, मैं पॉलीपेप्टाइड बोल सकता हूं। ये सारे के सारे क्या है? ऑल दीज आर द पॉलीपेप्टाइड्स। लेकिन यहां पे क्या है? सिंगल चेन है, सिंगल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, सिंगल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो जितने भी हॉर्मोन्स है, जितने भी हॉर्मोन्स है, जितने भी हॉर्मोन्स है सारे कैसे हैं? ऑल आर द पॉलीपेप्टाइड और द पेप्टाइड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी आर पॉलीपेप्टाइड और द पेप्टाइड हॉर्मोन्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर द पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो फिर ये जो बचा है, प्रोलैक्टिन बचा है, वो कैसा हार्मोन है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे अभी से नहीं पहुंचना था, अभी से नहीं पहुंचना था। प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, all the hormones from anterior pituitary are polypeptide hormone except prolactin hormone inhibitory hormone। prolactin hormone इनिबिटरी हार्मोन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने पीआर लिखा है तो प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन है, और अगर मैंने पीएचआईएच लिखा है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। ये आपको समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप इनमें से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन मींस पीएच
IH, ये इसका नेचर कैसा है? कैटेकोलामाइन। इसका नेचर कैसा है? कैटेकोलामाइन। बाकी सारे कैसे हैं? बाकी सारे के सारे पेप्टाइड नेचर के हैं, पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स है। लेकिन ये इकलौता ऐसा है जो क्या है, जो एक कैटेकोलामाइन है। तो बहुत देर से बात चल रही थी ट्रोपिक हार्मोन या ट्रोपिन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इस तरह से बात चल रही थी। तो एक ट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? एक ट्रोपिन या ट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई एक ट्रोपिन या ट्रोपिक हार्मोन क्या होता है। मान के चलो हमारे पास एक इस तरह से ग्लैंड है, ये मेरे पास क्या है, ग्लैंड ए, और इधर से आया एक हार्मोन, इधर से क्या आया, एक हार्मोन। इस हार्मोन ने क्या किया, ये चला गया किसी ग्लैंड बी के पास, ये चला गया किसी ग्लैंड बी के पास, और ग्लैंड बी से इसने रिलीज किया क्या, हार्मोन वाई। क्या रिलीज किया? हार्मोन वाई। मैं इसको नाम दे रहा हूं हार्मोन वाई, इसको नाम दे रहा हूं हार्मोन एक्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे ये वाला जो हार्मोन है, जो हार्मोन एक्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रोपिक हार्मोन। कि ये दूसरे पर्टिकुलर ग्लैंड पे जाके एक और हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, दैट इज ट्रोपिक हार्मोन। दैट इज ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। अब ये बात आई, ये कैटेकोलामाइन क्या होता है? कैटेकोलामाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? मान के चलो कि मेरे पास कोई इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, यहां OH ग्रुप है, यहां OH ग्रुप है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इतना वाला, इसको मैं बोलता हूं कैटेकोल न्यूक्लियस। ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैटेकोल न्यूक्लियस। तो जिस हार्मोन में ये कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये कैटेकोल न्यूक्लियस जिस हार्मोन में प्रेजेंट होगा, या जिस हार्मोन के स्ट्रक्चर में ये कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, such hormones are known as catecholamine and they are the steroid hormone. They are the steroid hormone. इसको कहा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे शो किया है इस तरह से, जिसको डोटेड लाइन के बीच में मैंने रखा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कैटेकोल न्यूक्लियस। और जिस हार्मोन में ये कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो कैसे, उन हार्मोन्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कैटेकोलामाइंस या कैचेकोलामाइंस। आप लोग आगे भी पढ़ने वाले हो कैटेकोलामाइंस के बारे में। ठीक है, इसलिए धैर्य रखो, स्ट्रक्चर आएंगे कैटेकोलामाइंस के, जैसे कि डोपामाइन है ना, इस तरह से, जैसे कि डोपामाइन। तो ट्रोपिक हार्मोन के बारे में क्या था, ट्रोपिक हार्मोन के बारे में यह था कि किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से एक हार्मोन आया, और वो हार्मोन दूसरे ग्लैंड पे जाके एक दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन करवा दे रहा है। सच हार्मोन इज नोन एज ट्रोपिक हार्मोन। सच हार्मोन इज नोन एज ट्रोपिक हार्मोन। ऑलमोस्ट ऑल द हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर ट्रोपिक हार्मोन। अभी हमने देखा ये, अभी हमने देखा ये कि भाई ये और ये, या फिर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह से जिसमें से जो एक पर्टिकुलर ग्लैंड के पास जाके दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन करवा दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपिक हार्मोन। यस, catecholamine type of neurotransmitter chemicals that made by nerve cells are and used to send signals। ठीक है। एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन जब पढ़ेंगे तब कैटेकोलामाइंस के बारे में आएगी बातें, वहां पे मैं और डिस्कस करूंगा
क्योंकि वहां ज्यादा डिस्कशन है, इसलिए यहां पे आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि एक हार्मोन के स्ट्रक्चर में अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे कैटेकोलामाइन। हाँ, अंतिम समीर पाल, हाँ भाई, क्या प्लीज किस लिए लिखे हो, बताओ तो जरा, क्यों प्लीज लिखा है, किस बारे में प्लीज लिखा है, किस बात के लिए प्लीज लिखा है? बोलो बोलो बोलो। देखो ये जो पेस चल रही है ना, ये पेस ठीक नहीं है हमारी, ये पेस ठीक नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाना है तुम्हें। कैटेकोलामाइंस तो कैटेकोलामाइंस तो किसको भी कहा जाता है? एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन को भी कहा जाता है। अब आप लोगों ने क्लास 11th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, इसमें कोई क्या ही कर सकता है बताओ। अब तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो आपको एफर्ट्स खुद से ही डालने पड़ेंगे सारी। आप, मैंने अभी बताया कि क्लास शुरू होने से पहले कि भाई आपको जो है एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए एनसीईआरटी आप पढ़ना। अब बोर्ड की तरफ ध्यान दो कि यहां क्या चल रहा है, उस पर फोकस करो प्लीज। एसीटीएच और जीएच में जो सिंगल चेन है वो क्या अल्फा ए चेन है? भाई साहब, अब बताओ, यहां पे आपको कोई, अच्छा इसको कंसिडर कर गए, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये डब्बा है, डब्बे में जीएच है और जीएच के पास एक सिंगल चेन है, और वो दूसरे डब्बे में लिखा हुआ है कि सिंगल चेन है, भाई सिंगल चेन है। तो हमारे पास जो हॉर्मोन्स हो सकते हैं, किसी हॉर्मोन की लेंथ 3 अमाइनो एसिड से लेकर के मोर देन 100 अमाइनो एसिड हो सकती है। ओ बेटे वाह, सर एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कैसे आए थे ये बताओ, कैसे तुम लोग क्लास 10 से ग्रेजुएशन में कैसे पहुंचे हो ये बताओ, टप्पा खा के ऐसे कि ये जो है ये एक 11th है और एक बीच में एक 12th है, ऐसे आए 10th से टप्पा खा के ग्रेजुएशन में? भैया ऐसा मत करो यार, तुम लोग मेरा मनोबल तोड़ रहे हो। केमिस्ट्री की भी क्लास लाइव चलती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तुम लोग आज एक काम करो, आज तुम्हें, कल मैं फिर क्लास खींच दूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। कल मैं जो चीजें खींच दूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या कैसे क्या होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को लेवल पे लेके जाओ भैया, तुम लोग आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ ना। अब इस तरह के बच्चों के चक्कर में, जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में पढ़ते हैं ना, उनका टाइम हो जाता है खराब, खोटी हो जाता है, इसलिए उनका होता है लॉस। तो अब आपका काम है कि आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें, बहुत ध्यान से चीजें सुने, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं बता भी देता हूं, अगर आपको सच में जेन्युइन इश्यू है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, अगर आपको सच में जेन्युइन इश्यू है, लेकिन जेन्युइन इश्यू नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो अब आगे, भैया मैं तो कंटिन्यू ही चलता हूं, मेरा तो यूट्यूब सेशन देख लो, तुम कुछ भी देख लो, मैं तो कंटिन्यू चलता हूं। हाँ, ट्रोपिक हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे, मैंने एक बात और बताई है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स वो 3 अमाइनो एसिड से लेकर के, हॉर्मोन्स होते हैं वो बने हुए हो सकते हैं 3 अमाइनो एसिड से लेकर के मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स। मैं अमाइनो एसिड को ऐसे लिखूंगा तो चलेगा तुम्हें? अगर ना भी चले तो ये आदत डाल लो अमाइनो एसिड को ऐसे लिखने के लिए। और ये जो
मोर देन 100 है, इसका एग्जांपल हम लोग दे दें, अगर ग्रोथ हार्मोन जो है उसमें होते हैं 191 अमाइनो एसिड्स, और ये जिसमें 3 अमाइनो एसिड का हार्मोन है, ऐसा कौन सा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, उसमें होते हैं 3 अमाइनो एसिड, केवल 3 अमाइनो एसिड का वो हार्मोन होता है। तो फिर क्या हो गया है, बीच में 10 मिनट का रेस्ट ले लेना, 15 का ले लेना, अबे 15 मिनट तो क्लास चलने दो। 15 मिनट में तुम सब कुछ कर सकते हो अपना, जो तुम्हें करना है 15 मिनट में तुम कर सकते हो आराम से। मेरी क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत करो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको जाना है जाओ। ये बेटा अभी तुम्हें पता चलेगा, ये मेरी पहली क्लास है ना, इसलिए तुम ले रहे हो मजे। जब क्लास चलेगी ना रेगुलर, तब पता चलेगा, तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। चलो अब मैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में थोड़ी सी आगे की बातें बता रहा हूं। हम लोग पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में से एक हार्मोन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। जिसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज कहां से होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहां से होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है सोमेटोट्रोप से। इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ये भी कहा जाता है इसको। और अगर मैं इसके नेचर के बारे में बात करूं तो ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, कैसा हार्मोन है? ये पेप्टाइड हार्मोन है। 191 अमाइनो एसिड लीनियर पेप्टाइड, 1 अमाइनो एसिड लॉन्ग लीनियर पेप्टाइड। सो ग्रोथ हार्मोन के बारे में अगर थोड़ी सी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख दें कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है? 191 अमाइनो एसिड लॉन्ग लीनियर पेप्टाइड, कोई अल्फा नहीं, कोई बीटा नहीं, केवल एक पेप्टाइड की चेन होती है जो कि 191 अमाइनो एसिड लंबी होती है। और हम लोग ग्रोथ हार्मोन को डिनोट करते आए हैं अभी तक जीएच से। ठीक है, याद रख लेना, जीएच से डिनोट करते आए हम लोग ग्रोथ हार्मोन को। अब ग्रोथ हार्मोन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें कि किस किस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है ग्रोथ हार्मोन, चलो आओ देखो। ग्रोथ हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस किस बात के लिए देखो ये रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन। तो हम लोग मेनली अभी मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म को किस तरह से ये इफेक्ट करता है, और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर किस तरह का ये एक्शन शो करता है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ये किस तरह का एक्शन शो करता है ग्रोथ हार्मोन, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो इट इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर, इट इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर। कैसा है? हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को राइज करेगा। ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इट विल स्टिमुलेट द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज, इट विल स्टिमुलेट लीवर टू रिलीज ग्लूकोज। लीवर ग्लूकोज कैसे रिलीज कर सकता है? अगर लीवर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा तो वो रिलीज कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। हाइपरग्लाइसेमिक का नेचर का मतलब ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज को ये इंक्रीज कर देता है। इट विल स्टिमुलेट लीवर टू रिलीज ग्लूकोज, ग्लूकोज का रिलीज करवा देगा ये लीवर से। इट विल स्टिमुलेट, इट विल स्टिमुलेट स्केलेटन मसल, skeleton muscle and adipose tissue and
एडिपोज टिश्यू। अब इसने क्या किया, इसने लीवर को स्टिमुलेट किया दैट टू रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड, कि वो ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करे, और ये स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यू को इनिबिट करेगा। इट विल इनिबिट। It will inhibit the skeletal muscles and liver tissue to decrease the uptake of glucose. It will stimulate the skeletal muscles and adipose tissue to decrease the uptake of glucose. ताकि वो ग्लूकोज का अपटेक ना करे। ओके, ताकि वो ग्लूकोज का अपटेक ना करे, ग्लूकोज का यूटिलाइज ना करे, ग्लूकोज आने तो सीधा ब्लड में। अगर स्केलेटन मसल और एडिपोज टिश्यू ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ब्लड में कम हो जाएगा ग्लूकोज। लेकिन ग्रोथ हार्मोन ऐसा नहीं चाहता। वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो चाहता है कि जो है ब्लड में ग्लूकोज जो है वो हाई रहे। सर आपने बोला अमाइनो एसिड लेस देन पेप्टाइड होगा अगर, हाँ प्रोटीन हो जाएगा, यस, लीनियर पॉलीपेप्टाइड। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, पॉलीपेप्टाइड, लीनियर पॉलीपेप्टाइड ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आप चीजें कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है भाई, इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड, इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे और इन सभी को हम लोग पेप्टाइड बोल सकते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इस तरह का इफेक्ट शो करता है। ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इफेक्ट जो है वो इस तरह का है। अगर हम लिपिड्स के ऊपर बात करें, लिपिड्स के बारे में बात करें, तो लिपिड्स में किस तरह का ये इफेक्ट शो करेगा ग्रोथ हार्मोन। देखो, मैं अब बात कर रहा हूं लिपिड्स की, ग्रोथ हार्मोन जो है वो लिपिड्स के ऊपर कैसा इफेक्ट शो करेगा। तो इट इज कीटोजेनिक इन नेचर। कैसा? कीटोजेनिक इन नेचर। कीटोजेनिक इन नेचर का मतलब यह है कि ये लिपिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, और बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद लिपिड्स का क्या करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, और लिपिड्स का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होगी। दैट्स व्हाई इट इज कीटोजेनिक इन नेचर। कीटोजेनिक नेचर का मतलब एक ये भी हो सकता है, इट इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड। इट इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड। ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स को भी इंक्रीज करता है ये। कीटोजेनिक नेचर का मतलब यही हो गया कि ये फैट्स का ब्रेकडाउन करेगा और फ्री फैटी एसिड्स जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैंस डायबिटोजेनिक। डायबिटोजेनिक, ठीक है। अब ये किसी ने रिलेशन पूछा है ना कि क्या रिलेशन है, ये हो गया रिलेशन, ये हो गया रिलेशन, ठीक है। ब्लड में फ्री फैटी एसिड को बढ़ा देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएच। देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन सिस्टम में होगा ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएच द सेल्स प्रीफर टू यूटिलाइज, द सेल्स प्रीफर टू यूटिलाइज फैटी एसिड ओवर ग्लूकोज।
फैटी एसिड ओवर ग्लूकोज। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो टीन एज में जो है वो लीन रहते हैं, पतले रहते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उस टाइम उनमें ग्रोथ हार्मोन का अच्छा खासा कंसंट्रेशन होता है, और जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ता रहता है या ग्रोथ हार्मोन सिस्टम में प्रेजेंट है, तब क्या होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन सिस्टम में है उसका मतलब सेल्स जो है वो फैट्स का यूज कर रही है, सेल्स जो है वो फैट्स का यूज कर रही है। इसलिए टीनेज में बच्चे जो है मोस्टली लीन पाए जाते हैं। ठीक है, डायबिटोजेनिक का मतलब है, डायबिटोजेनिक का मतलब होता है कि डायबिटीज जो है उसको क्रिएट कर रहा है। सो इट इज, प्रोटीन के बारे में बात कर दो, तो प्रोटीन के केस में अगर मैं बात करूं तो इट इज प्रोटीन एनाबोलिक इन नेचर। कैसा? प्रोटीन एनाबोलिक इन नेचर, प्रोटीन एनाबोलिक इन नेचर। यहां से अगर मैं बात करूं तो जैसे मान के चलो मेरे पास ये सेल्स है, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन यहां पे प्रेजेंट है तो ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इस सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिएबिलिटी फॉर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के लिए सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ growth hormone, the permeability of a cell, the permeability of a cell for amino acids increase। अगर ग्रोथ हार्मोन है तो सेल की अमाइनो एसिड्स की लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह का इफेक्ट शो करता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अगर मैं जनरल फंक्शंस के बारे में बात करूं ग्रोथ हार्मोन के, अगर मैं जीएच ग्रोथ हार्मोन के जर्नल फंक्शंस के बारे में बात करता हूं तो हम देखो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के जनरल फंक्शंस। अब बोलना शुरू करो कि ग्रोथ हार्मोन के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, ग्रोथ हार्मोन के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला, इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू, टिश्यू और सेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? बाय प्रोलिफरेशन। ओके, इट विल प्रमोट द प्रोलिफरेशन, दैट्स व्हाई इंक्रीज इन ग्रोथ, इट प्रोमोट्स। आधों को तो ये प्रोलिफरेशन टर्म का ही नहीं पता होगा। बताओ जरा किसको नहीं पता है प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? आधों को तो प्रोलिफरेशन का मतलब ही नहीं पता होगा। बताओ किसको पता है प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोमोट्स, इट प्रोमोट्स बोन मिनरलाइजेशन। ठीक है, क्या करता है? बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है। और ये किसको एक्टिवेट करेगा? इट विल एक्टिवेट द ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं, बोन की जो सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट उनको प्रमोट, उनको एक्टिवेट करेगा ताकि वो सेल्स क्या करें? वो सेल्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर करके बोन की डेंसिटी जो है वो बढ़ा दे। इट प्रमोट्स लीवर, इट प्रमोट्स लीवर टू प्रोड्यूस सोमेटोमेडिन सी। ठीक है, लीवर को प्रमोट करता है ताकि लीवर क्या बनाए? सोमेटोमेडिन सी।
अगर सोमेटोमेडिन सी नहीं होगा तो क्या होगा, या सोमेटोमेडिन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमेटोमेडिन? तो सोमेटोमेडिन सी ये दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मान के चलो सिस्टम में ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है और सोमेटोमेडिन सी अब्सेंट है। मैं एक कंडीशन रख रहा हूं कि हमारी कोई इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी में क्या है, ये सोमेटोमेडिन सी जो है वो क्या है, वो अब्सेंट है। किसी इंडिविजुअल की बॉडी में सोमेटोमेडिन सी अब्सेंट है और ग्रोथ हार्मोन क्या है, ये प्रेजेंट है। इस केस में ग्रोथ हार्मोन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा और इट विल लीड्स टू ए कंडीशन दैट इज नोन एज लोरेन ड्वार्फिज्म। तो लोरेन ड्वार्फिज्म किस वजह से होता है, सोमेटोमेडिन सी की अब्सेंस की वजह से। क्योंकि सोमेटोमेडिन सी होगा ही नहीं तो ग्रोथ हार्मोन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, इसलिए सोमेटोमेडिन सी जरूरी है। ठीक है भाई। So the concentration of growth hormone is linked with deep sleep, and exercise. तो इन दोनों चीजों से ग्रोथ हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो लिंक्ड है। अगर एक्सरसाइज है, अगर डीप स्लीप है, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। अब ग्रोथ हार्मोन की वजह से कुछ कंडीशंस आ सकती हैं। अब उन कंडीशंस का नाम क्या है, मान के चलो मेरे पास ये ग्रोथ हार्मोन है और ग्रोथ हार्मोन की दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम, और दूसरा क्या, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो सकता है। किसी इंडिविजुअल की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम है, किसी की में ज्यादा है। अगर मान के चलो ग्रोथ हार्मोन जो है वो चिल्ड्रंस के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम है, तो एक कंडीशन अराइज होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे, अगर चिल्ड्रंस में ग्रोथ हार्मोन कम है, द कंडीशन इज नोन एज ड्वार्फिज्म। एडल्ट के अंदर, नो डेफिशिएंसी, एडल्ट के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर वो एडल्ट ही हो गया तो ग्रोथ हार्मोन की क्या डेफिशिएंसी हुई, ग्रोथ हार्मोन था तभी तो वो एडल्ट हुआ है, इसलिए इनके अंदर डेफिशिएंसी नहीं होती है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन या ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या हो जाएगा, किसी इंडिविजुअल के अंदर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या होगा। अगर एक तो चिल्ड्रन है वहां पे हो सकता है, दूसरा एडल्ट के केस में हो सकता है। तो अगर ये चिल्ड्रन के केस में हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, द कंडीशन इज नोन एज जाइगेंटिज्म। और अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे खली, एक्रोमिगैली। क्या बोलेंगे, एक्रोमिगैली। और ये कंडीशन किस तरह की होती है, एक्रोमिगैली के अंदर जो चिन्ह होती है वो बड़ी सी होती है, बाहर की तरफ आ जाती है। जाइगेंटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पतला सा लंबा सा 7 फीट का लड़का होगा, है ना, हाइट मोर देन 7 फीट, हाइट मोर देन 7 फीट। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस कैंडिडेट की जिसके अंदर ड्वार्फिज्म होगा, उस चिल्ड्रन की जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का, सॉरी ड्वार्फिज्म नहीं, जिस चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट इज द कंडीशन इज नोन एज जाइगेंटिज्म, और उसकी हाइट 7 फीट से ज्यादा होगी। ठीक है।
बॉडी कैसी होगी, बॉडी लीन होगी, उस इंडिविजुअल की बॉडी कैसी होगी, बॉडी लीन होगी, हाइट मोर देन 7 फीट, बॉडी लीन एंड बोन्स डेंसिटी हाई। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही भाई, बाकी की चीजें कल की क्लास में देखेंगे। यहां पे जो चीजें बताई गई हैं कि एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन कौन से हैं, और मेजर हार्मोन्स कहां कहां कौन कौन से हैं, तो ये कहीं पे भी हो आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जो मैंने रिटर्न में दिया है ये वाला पार्ट, ये वही पार्ट है जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट हमें चलना पड़ेगा क्योंकि जो प्लान करके आए थे वो चीजें तो हुई नहीं हमारी, इसलिए होमवर्क सुनो। ये कहां फंस गया है भाई, होमवर्क सुनो। होमवर्क आपका क्या है, एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये है आपका होमवर्क। वहां पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देख लेना। 6 फीट 6 इंच हाइट है मेरी, ओके बहुत बढ़िया। चलो भाई बस आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के लिए सजेशंस और जो बातें हैं वो यही है, क्लास में बैठो, बहुत ध्यान से चीजों को सुनो, बहुत ध्यान से।